Hey guys, welcome back to the Python Mastery series and this is going to be the lecture 2 of our series जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं strings and modules के बारे में। एंड ये काफ़ी ज़्यादा important topic है when we see in terms of Python programming language। आज के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। हम समझेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स का हम यूज़ क्यों करते हैं पाइथन में। हमने थोड़ा बहुत स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग स्ट्रिंग को डबल कोट सिंगल कोट से कैसे लिखते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स के कुछ नेम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, सारे बेसिक्स ऑफ पाइथन। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं तो आप वो वीडियो पहले जाके देख सकते हैं, एंड अगर आपको आती है देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, देन वी विल लर्न अबाउट स्लाइसिंग, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एफ स्ट्रिंग्स, ये भी एक अनदर टॉपिक जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग्स को भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। इसके ऊपर हमने 2 प्रोग्राम्स भी बनाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने एफ स्ट्रिंग्स की मदद से 2 प्रोग्राम्स भी बनाए थे और हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में एफ स्ट्रिंग्स को डिस्कस करा हुआ था। ठीक है, then we'll learn about string traversal, modules, built-in modules and pip and package installation. ठीक है, so this is going to be pretty much all the syllabus we have to discuss today. so आज के वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं हमारे पास आज की वीडियो के लिए। हम आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्योंकि स्ट्रिंग्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के, अगर आप टर्म्स में देख रहे हैं तो इसको काफ़ी अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आज हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वी एस कोड के अंदर अपनी एक lecture2.py नाम की फ़ाइल बना ली है। आप लोग भी वी एस कोड ओपन कर लीजिए एंड विल स्टार्ट कोडिंग टुगेदर। ठीक है, सो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एस इज़ इक्वल टू हेलो पाइथन। ठीक है, तो ये एस क्या है? एस एक वेरिएबल है जिसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है? एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड है जिसका स्ट्रिंग क्या है? हेलो पाइथन। अब हम लोग स्ट्रिंग को बनाते कैसे हैं? हम लोग लिखते हैं एस, एस क्या, मैं कोई भी वैल्यू, मैं ए इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा देयर देयर लिव्ड अ बॉय। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ। स्ट्रिंग तो बस एक कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, देयर लिव्ड अ बॉय, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो पाइथन में, कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड मेथड्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछली बार जाना था कि 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब जो अलग अलग बिल्ट इन मेथड्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं और आज हम लोग वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक और चीज़ मुझे आप लोग को बतानी थी। अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन, तो आप लोग को डेफिनेशन में आएगा कि स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। व्हाट इज़ यूनिकोड कैरेक्टर्स? देखो, अगर आप ऐसे यूनिकोड कैरेक्टर्स का मैं आपको इमेज एक लेके दिखाऊं, सपोज दिस इज़ एन इमेज ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका मैं ओपन इमेज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं हर एक कैरेक्टर के बगल में एक नंबर लिखा हुआ है। ए के बगल में 65, बी के बगल में 66, सी के बगल में 67, स्मॉल ए के बगल में 97, स्मॉल बी के बगल में 98। इसी तरह हर एक कैरेक्टर के बगल में एक नंबर लिखा हुआ है। यहाँ तक कि जो नंबर्स हैं उनके लिए भी एक नंबर लिखा हुआ है। 0 के लिए 48, 1 के लिए 49, 2 के लिए 50, 3 के लिए 51। यहाँ पर जो सिम्बल्स हैं उनके लिए भी नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्या है? बेसिकली यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि हर एक, जितने भी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी ये सारे सिंबल्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सब के लिए एक यूनिक नंबर डिफाइंड होता है। अगर हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर्स की डेफिनेशन में जाएँ तो यूनिकोड इज़ अ यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड used by computers to represent text from almost all written languages globally. ठीक है, it assigns a unique code point. बेसिकली हर एक कैरेक्टर का एक यूनिक कोड रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स। एंड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, जैसे कि ए के लिए 65 है, तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको याद नहीं करनी है, लेकिन ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अभी आपको हो सकता है उतना समझ ना आए,
बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना पाइथन में और कोड करेंगे, हम लोग इसका आगे जाके यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो बस यही बताना था मुझे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे लेंथ फंक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ अ लेन फंक्शन। लेन बेसिकली स्टैंड्स फॉर लेंथ। ये हमें क्या देता है, ये हमें प्रोवाइड करता है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने लिखा एस इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा पेरिस, उसके बाद मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट लेन ऑफ एस और मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट आ रहा है 5। 5 क्या है, ये जो एस वेरिएबल है इसके अंदर जो ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है इसकी लेंथ है 5। कैसे है, PARIS 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। डिफरेंट भी नहीं, मतलब डिफरेंट मैटर नहीं करता, सिमिलर भी होंगे तो भी चलेगा। 5 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो एक स्ट्रिंग के अंदर जितनी कैरेक्टर्स होते हैं वो उसकी लेंथ होती है और ये लेन फंक्शन हमें वही रिटर्न करता है। तो जैसे ये लेन फंक्शन है, मैंने क्या किया, इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर मैंने एस स्ट्रिंग को पास किया, इसने मुझे 5 वैल्यू रिटर्न करी और फिर मैंने उसे प्रिंट कर दिया। ऐसे सिंपल है। आप लोग इसका किसी भी चीज़ में, कोई भी बड़ी सी स्ट्रिंग हो, मैंने इसको लिखा कि b इज़ इक्वल टू, ढेर सारे नंबर्स ले लिए, अल्फ़ाबेट्स ले लिए, सिम्बल्स ले लिए और फिर मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट लेन ऑफ b और फिर मैंने इसको रन कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया 28, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 28। अब वो आप लोग गिन लेना, ठीक है। तो ये था लेंथ फंक्शन जिसका हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी बेसिक एक फंक्शन बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इसे प्रोग्राम्स वगैरह में यूज़ करेंगे। जैसे अभी हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडेक्सिंग। व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, देखिए, इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग्स, ठीक है, या फिर इंडेक्सिंग इन जनरल। आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे तो वहाँ आपको ये टॉपिक देखने को ज़रूर मिलेगा। स्ट्रिंग्स, इंडेक्सिंग काफ़ी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर जगह रहते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, अगर मैंने ऐसे लिखा एस इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा एस इज़ इक्वल टू अननोन है, ठीक है। अब मुझे, मैं ऐसे चाहता तो मैं ऐसे प्रिंट करता, प्रिंट एस लिखता और मैं प्ले करता इसको, तो यहाँ पर पूरा अननोन लिख के आ जाता। पर मुझे पूरा नहीं प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ आगे के एक लेटर प्रिंट करना है, मुझे ए प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 और मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ए प्रिंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है ना, इसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू पास करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक इंडेक्स पास करते हैं, एक नंबर पास करते हैं और उस नंबर के अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर्स की पोजीशन ढूंढता है और उसे प्रिंट कर देता है। इंडेक्सिंग हमेशा स्ट्रिंग्स में 0 से स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स होगा 0, फिर 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर जो y का इंडेक्स होगा वो 5 होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 और मैं अगर इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर y मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 तो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स तो 5 इंडेक्स तक ही हैं, 0 1 2 3 4 5। मैं 6 लिखूँगा तो क्या होगा, एक एरर आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि स्ट्रिंग इंडेक्स इज़ आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जो होती है वो हमें इसीलिए काम आती है कि हमें हर एक कैरेक्टर का एक यूनिक इंडेक्स होता है, एक लोकेशन होता है, जिसकी मदद से हम लोग उसे प्रिंट कर सकते हैं या उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया कि एस का थर्ड इंडेक्स पे क्या डिजिट है उसको प्रिंट करो, मैंने प्रिंट किया, एन है वहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है, एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर मैं इस तरफ से लेफ़्ट साइड से चलूँ तो वो होता है 0 1 2 3 4 5। बट मैथमेटिक्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना। अगर मैं 3 की जगह -3 लिखता तो क्या आ जाता, तो भी एन ही आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो, जब मैंने 3 लिखा था तो कैसे आया था एन, 0 1 2 3, तो ये वाला एन प्रिंट हुआ, ठीक है।
अब मैंने -3 लिखा तो पीछे से जाओ, और पीछे से तो ज़ीरो लोगे नहीं क्योंकि पीछे से नेगेटिव ही रहेगा ना। तो यहाँ पे ये -1 -2 -3, इसलिए दोबारा से n प्रिंट हो गया। देखो जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, लेकिन जो नेगेटिव वाली इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा -1 से स्टार्ट होती है, -1 -2। देखो जो फॉरवर्ड वाली इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, लेकिन जो नेगेटिव वाली इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा पीछे से -1 से स्टार्ट होती है, वहाँ पे 0 नहीं आता, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -6 तो क्या आएगा ए, और यही -6 की जगह पर अगर मैंने 0 भी लिखा होता तो भी क्या आता, ए ही आता। अगर मैं इसे रन करूँगा तो भी ए ही आएगा, ठीक है। सो हमने दो तरीके की इंडेक्सिंग देख ली, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। इसी के अंदर एक दूसरा सब टॉपिक आता है स्लाइसिंग। स्लाइस करना क्या होता है, वो फ्रूट निंजा खेला होगा आप लोगों ने, जिसमें हम लोग फ्रूट्स को ऐसे स्लाइस करते हैं। सो स्लाइस करना मतलब होता है काटना, ठीक है। तो स्लाइसिंग जैसे मैंने लिख दिया, ये यहाँ पर देखो, पहले इसने देख लो इंडेक्सिंग का दो एग्जांपल दिया हुआ है हमारे हैंडबुक में, ठीक है, S0 S-1, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे स्लाइसिंग, जैसे मैंने एक एक मान लो सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि ए इज़ इक्वल टू राहुल यादव, ठीक है। अब मुझे इसको स्लाइस करना है, मैं नहीं चाहता कि पूरा राहुल यादव प्रिंट हो, मैं सिर्फ राहुल को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो क्या मैं लिखूँगा, प्रिंट, मैं लिखूँगा ए के अंदर मैं पास करूँगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। मुझे आर से स्टार्ट करना है और एल तक जाना है, तो मैं इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा। आर का इंडेक्स क्या है, 0, एल का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, तो मैं लिखूँगा 0 2 5 और मैं कर दूँगा प्रिंट। तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट हुआ, राहुल। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता तो क्या आता, अब ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0 1 2 3 4, जो एल का इंडेक्स है वो तो 4 ही है, तो मैं अगर 0 से 4 तक लिख रहा हूँ तो पूरा राहुल प्रिंट होना चाहिए ना, तो एल क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो वो हमेशा होती है कहाँ से, 0 to n+1, नॉट नेसेसरीली 0, बट जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है और जहाँ पर एंड करना है उसमें +1 करके एंड करना है, क्योंकि ये इंक्लूसिव नहीं होता, ठीक है। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसकी जस्ट पहले वाली वैल्यू तक ही वो स्लाइस करता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता कि प्रिंट और मुझे सिर्फ यादव प्रिंट करना है, मान लो मैं नेगेटिव नंबर का यूज़ करता हूँ, मैंने लिखा -1 से -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि -5 तक करूँगा तो वाई प्रिंट नहीं होगा, तो मैं लिखूँगा -1 से -6 तक प्रिंट कर दो और मैं इसको ऐसे रन कर दूँगा। देखो यहाँ पर ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने -1 से -6 तक लिखा है। अगर मैं लिखता ऐसे कि -6 से -1 तक प्रिंट कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, YADA, ये प्रिंट हुआ। आपको जब भी आप लोग स्लाइसिंग करते हैं, आप लोग स्लाइसिंग ऐसे नहीं कर सकते, आप काउंटिंग भले ऐसे कर लो, बट आपको जो ये लिखना है ना, ये जो पैरामीटर लिखना है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में लिखना है। ओके फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स। यहाँ पर मैं इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देंगे एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। देखो एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है हेलो पाइथन। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन से क्या हुआ, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न हुई। मैं इसको प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, जिससे क्या होगा, 14 प्रिंट होगा। अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या हुआ, 14 प्रिंट हुआ। मैं ये सबको एक काम करता हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, प्रिंट S(0), क्या प्रिंट होगा, H प्रिंट होगा, क्योंकि वो क्या है, उसका पहला कैरेक्टर है। S(-1) में क्या प्रिंट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि -1 क्या करता है, उसके लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ये क्या है, स्लाइसिंग। अगर मैं लिखूँ प्रिंट, इसको प्रिंट के अंदर डालूंगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 to 5, 0 यानी कि H से स्टार्ट होगा, 5 लिखा है यानी कि 4th इंडेक्स तक जाएगा, तो 0 1 2 3 4 सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। देखो ये देखो हेलो प्रिंट हुआ है।
अगर मैं यहाँ पे इसको भी एक बार करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी अभी। मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, और मैं इसको प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 से लेके, बट जो एंड वाली पैरामीटर वैल्यू है उसको इन्होंने लिखा ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि भैया आप 7 से चलना शुरू हो और जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाओ, ठीक है। तो ये 7 से चलना शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी पी से चलना शुरू होगा और एंड तक जाएगा यानी एक्सक्लेमेशन मार्क तक, यानी ये पूरा पाइथन विथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, और मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट। ये आप लोग बेसिकली याद ही कर लो, ये आपको मतलब हर जगह काम आएगा। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है ना, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ आप लोग के लिए। किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, जैसे ये एस एक स्ट्रिंग है, मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट्स कोलन कोलन -1। भैया ये क्या है, मतलब देखो हमने तो अभी तक एक ही कोलन का यूज़ किया था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एंड करते हैं यहाँ तक। यहाँ पर 2 कोलन है, तो देखो यहाँ पर तो स्टार्टिंग वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है। मतलब क्या करना है, जो पहली वैल्यू वहीं से स्टार्ट कर लो। अगर कुछ नहीं लिखा है ना भैया, तो एकदम जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, पहली वैल्यू। तो अगर हमने कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर से वो स्टार्ट करेगा प्रिंट करना। फिर हमने एंड पैरामीटर में क्या कुछ नहीं लिखा है, तो वो कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा। फिर ये -1 क्या है, देखो जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है ना, उसके अंदर 3 पैरामीटर्स जाते हैं। एक होता है स्टार्ट वैल्यू, फिर एंड वैल्यू, और यहाँ ये बीच में जो तीसरी वैल्यू आती है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे उतने कैरेक्टर्स आपको स्किप करने हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 7 से लेके वो एंड तक गया था ना, इसमें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे करके 1, यहाँ पर क्या हुआ, 7 स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू कुछ नहीं लिखा हूँ तो वो पूरा लास्ट तक जाएगा, और मैंने ये जो स्किप वाली वैल्यू है उसको 1 दे रखा है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली 1 नहीं मुझे 2 देना चाहिए, क्योंकि 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्किप करता है। मतलब p है तो p को फिर स्किप करके y पे ही जाएगा ना। अगर मैं 2 लिखूँगा तो वो p और y दोनों को स्किप करेगा। देखो अब यहाँ पर क्या आया, PTO एक्सक्लेमेशन मार्क, उसने p प्रिंट किया, y को स्किप किया, t पे गया, फिर t, फिर h को स्किप किया, o पे गया, फिर n को स्किप किया, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे गया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर जितनी वैल्यू आप लिखोगे ना वो उतने कैरेक्टर्स को स्किप करता है। जैसे मैं 3 लिखूँ तो वो पहले p को प्रिंट करेगा, फिर 3 कैरेक्टर्स को स्किप करेगा, p y t, फिर h को प्रिंट करेगा, फिर 3 कैरेक्टर्स को स्किप करेगा, h o n, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे जाएगा। तो क्या आना चाहिए, p h एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो यहाँ पर p h एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो ये जो थर्ड वैल्यू है ना, ये बेसिकली आपको कितनी वैल्यूज़ आपको जंप करनी है, कितनी वैल्यूज़ आपको स्किप करनी है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो ये आप लोग याद कर लो, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग वैल्यू मैंने कुछ नहीं दे रखी है, एंड वैल्यू भी मैंने कुछ नहीं दे रखी है, तो वो क्या होगा, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, एच से स्टार्ट किया उसने और एकदम एंड तक जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क तक। ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वो पूरा हेलो पाइथन प्रिंट करना चाहिए नॉर्मली। नॉर्मली मतलब जब यहाँ पर 1 लिखा होता, 1 लिखा होता तो वो एच को प्रिंट करता, फिर एच स्किप करके ई पे जाता, ई को प्रिंट करता, फिर ई को स्किप करके एल पे जाता, ठीक है। मतलब एक एक वैल्यू आगे बढ़ता, एच फिर एक वैल्यू आगे बढ़ा ई, फिर एक वैल्यू आगे बढ़ा एल, फिर एक वैल्यू आगे बढ़ा दूसरा एल, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता तो वो नॉर्मली पूरा हेलो पाइथन प्रिंट होता, बट मैंने क्या किया, 1 की जगह पर -1 लगा दिया। -1 लगाने से क्या हुआ, उसने एच को प्रिंट किया, फिर एक वैल्यू आगे जाने के बजाय वो एक वैल्यू पीछे आ गया, मतलब एच की बजाय वो कहाँ पे आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। फिर उसने एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रिंट किया एन पे, फिर ऐसे ऐसे। तो बेसिकली क्या होता है, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग होती है वो रिवर्स हो जाती है। अगर मैं इसे ऐसे प्रिंट करूँ तो ये देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट हुई और ये ऐसे पूरा हेलो पाइथन प्रिंट हुआ, समझे। तो ये जो आपका कोड है, ये हमेशा कोई भी स्ट्रिंग हो उसको आप लोग इसी तरीके से रिवर्स कर सकते हो कि स्टार्ट एंड पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, और सीधे -1 लिख देना है। मतलब समझ रहे हो, पहली वैल्यू वो प्रिंट भी नहीं करना है, उससे पहले ही वो -1, यानी कि यहाँ पर फिर ऐसे 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 पूरा रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग, समझे।
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। सो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड लेंथ, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम कर लें क्या? देखो, चलो एक प्रोग्राम करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोग्राम 001, ठीक है। आज के लेक्चर का पहला प्रोग्राम, आज के लेक्चर का पहला प्रोग्राम क्या है कि आप लोग को एक स्ट्रिंग एज इनपुट एंड स्लाइस इट टिल हाफ एंड रिवर्स इट, ठीक है। ये हमारा आज का प्रोग्राम है। तो चलो इसे करते हैं। जैसे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। चलो मैंने एक स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं। तो कैसे लेते थे इनपुट? हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था। अगर मैं लिखूँ s इज़ इक्वल टू इनपुट, तो कैसे स्ट्रिंग इनपुट आ जाएगी? या मुझे यहाँ पे str लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमें जब इंटीजर का इनपुट लेना होता था तो हम इंट लगाते थे। तो क्या स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए हमें str लगाना पड़ेगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट टैग है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, हमें str लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें स्ट्रिंग को स्लाइस करना है हाफ में। तो मैं वो स्लाइस कैसे करूँगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ये मैंने एक डब्बा ले लिया और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग को आधा काट के इस डब्बे में रख दूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा? एस, मुझे इसको आधे पे स्लाइस करना है। तो इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या होगा? वो ये मैं या तो मैं 0 लिख दूँ या तो मैं छोड़ दूँ कि हाँ भाई एकदम स्टार्ट पहली वैल्यू से स्टार्ट करना। तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसको आधे तक ले जाना है। आधा मैं कैसे ले जाऊँगा? हमने पढ़ा था लेंथ फंक्शन के बारे में। लेंथ क्या करता है? उस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ को रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेंथ ऑफ एस, तो ये क्या करेगा? पूरी लेंथ रिटर्न करेगा। पर हमें क्या करना है? आधे तक प्रिंट करना है। तो मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? इसको यहाँ पे प्रिंट ए कोलन कोलन -1। ये क्या किया मैंने? इसको रिवर्स कर दिया। अब जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिखूँ QWERTY, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हमें इंटीजर में डालना है, ठीक है। ये एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा QWERTY, तो ये उसका आधा रिवर्स करके प्रिंट कर देगा, देख रहे हो? उसका आधा इसने रिवर्स करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो दिस वॉज आवर प्रोग्राम फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू केस एंड रिप्लेस, सर्च एंड स्प्लिट, एफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ट्रेवर्सल, एंड फिर हम लोग कुछ और एक प्रोग्राम्स वगैरह देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एंड देन वो मूव ऑन टू मॉड्यूल्स एंड देन विल रैप अप टुडेज लेक्चर, ठीक है। नाउ केस एंड रिप्लेस, देखो केस का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी स्ट्रिंग है उसको आपको अपर केस या लोअर केस में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मैंने ऐसे कोई स्ट्रिंग लिखी, मैं ऐसे इसको अगर हटा दूँ, मैंने ऐसे कोई स्ट्रिंग लिखी कि s इज़ इक्वल टू QWERTY, ठीक है। मैंने ऐसे स्ट्रिंग लिख दी। अब मैं ऐसे कर दूँ s डॉट अपर, ऐसे कर दूँगा ना मैं, तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हो? मतलब ये जो QWERTY है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? कैपिटल में हो जाएगा। ये QWERTY ऐसे पूरा कैपिटल में हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ प्रिंट s डॉट अपर, ऐसे करके मैं लिख दूँ और मैं इसको रन कर दूँ, तो ये क्या हो गया? सब का सब कुछ कैपिटल में प्रिंट हो गया। अगर ये सब कुछ पहले से कैपिटल, मान लो सब कुछ नहीं, एक तो लेटर से मैं यहाँ पे कैपिटल में डाल दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ s डॉट लोअर, तो क्या होगा? सब का सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये दो चीज़ें होती हैं, एक s डॉट अपर और एक s डॉट लोअर। मैं इन दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ एज नोट्स, ठीक है। दिस वॉज अपर केस एंड लोअर केस। इस तरीके से एक होता है रिप्लेस फंक्शन, जिसमें हम लोग किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने अगर लिखा s इज़ इक्वल टू, लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं हेलो की जगह हाई करना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा प्रिंट s डॉट रिप्लेस और मैं इसके अंदर लिखूँगा कि मुझे भैया हेलो को हटा दो, और हेलो के बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगा के अपनी नई वैल्यू लिख दूँगा कि मुझे हाई चाहिए, और मैं इसको रन कर दूँगा तो मेरे आउटपुट में आ जाएगा हाई वर्ल्ड, ठीक है। अब
देखो, हमने स्ट्रिंग्स पढ़ा, हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने अलग अलग तरीके के डेटा टाइप पढ़े, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में अभी तक नहीं आई होगी, जो कि आप लोग को यहाँ पर एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कि मैंने ये एस डॉट रिप्लेस प्रिंट फंक्शन के अंदर क्यों लिखा। अगर मैं चाहता, मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर रिप्लेस कर देता, फिर मैं एस प्रिंट कर देता और मैं इसे रन कर देता। तो यहाँ पर ये रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? मैंने लिखा एस डॉट रिप्लेस हेलो को हाई से रिप्लेस कर दो, प्रिंट कर दो, तो रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? देखो क्या होता है ना, कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, ये सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। देखो पाइथन में दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। देखो इंटीजर, फ्लोट, ये सब तो हमने पढ़ा था, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक होता है इम्यूटेबल, एक होता है म्यूटेबल। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ डिफरेंस बिटवीन इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल एंड, ठीक है, इतना लिख देते हैं, तो आप लोग जानेंगे जो दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? आप लोग उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जो बन गया वही है। मैंने अगर एस के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाता, ए इज़ इक्वल टू ये कर देता, और फिर मैं ए लिखता और मैं इसको रन कर देता, तो वो हाई वर्ल्ड आता। क्यों? क्योंकि मैंने एस को चेंज नहीं किया, मैंने एस में जो वैल्यू थी उसको चेंज करके उसे ए में स्टोर कर दिया। एस तो अभी भी वही है, ठीक है। इसलिए जो दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज देयर इंटरनल स्टेट और कंटेंट्स आफ्टर क्रिएशन विदाउट चेंजिंग देयर मेमोरी एड्रेस और आइडेंटिटी, whereas immutable objects cannot be altered after creation. Any operation that appears to modify an immutable object actually creates a third brand new object at a different memory address. देखो हमने यही तो किया, हमने इसे चेंज नहीं किया, हमने एक थर्ड वेरिएबल बनाया, एक दूसरा वेरिएबल बनाया हमने, जिसके अंदर हमने इसकी वैल्यू में कुछ चेंज करके इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है। व्हेन यू ऑल्टर अ स्ट्रिंग, पाइथन लीव्स द ओरिजिनल डेटा अलोन एंड स्पिन्स अप अ ब्रांड न्यू स्ट्रिंग एल्सवेयर, ठीक है। समझ रहे हो? देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, माई स्ट्रिंग को इसने पहले हेलो के असाइन किया, ठीक है। अब पाइथन की हर एक जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी अलग अलग आईडी होती है, तो इसने पहले प्रिंट कर दिया कि जो ये माई स्ट्रिंग वेरिएबल है इसकी आईडी क्या आई, ये। अब इसने क्या किया, माई स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर इसने एक ये अलग से स्ट्रिंग ऐड कर दी कि हेलो के बाद उसने वर्ल्ड ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसने प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड। तो आपको तो लगेगा कि अरे स्ट्रिंग तो चेंज हो गई, बट स्ट्रिंग नहीं चेंज हुई है। स्ट्रिंग में हमने कनकैटिनेशन करा है, जिससे वो क्या हुआ, एक नए मेमोरी एड्रेस में अलग से स्टोर हो गया। जो ओरिजिनल था वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप आप लोग को ये काफ़ी अच्छे से जान लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होती है। आगे जाके जब हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, तो हम लोग ये इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस। एंड अभी आपको ये ज़्यादा दिमाग में दिक्कत कर रहा है, तो अभी इतना मत सोचो, ठीक है। इसको आगे जाके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फाइन। नाउ विल लर्न अबाउट सर्च एंड स्प्लिट। जैसे मैंने कोई एक बनाया, ये एस इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, मुझे फाइंड करना है कि इसके अंदर हेलो कहाँ है, तो मैं लिखूँगा एस डॉट फाइंड और मैं इसके अंदर लिख दूँगा हेलो। हेलो क्या, मैं वर्ल्ड लिखता हूँ, हेलो तो स्टार्टिंग में ही है, और मैं इसको ऐसे रन कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या आया, 6 आया। 6 क्यों आया? 0 1 2 3 4 5 6, 6 से वर्ल्ड स्टार्ट होता है, वर्ल्ड का जो डब्ल्यू है वो 6 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ सिर्फ डब्ल्यू भी लिखता तो भी क्या आता, 6 ही आता। एक सेकेंड भैया, अगर यहाँ पर 3 एल हैं, एल एल एल, अगर मैं एल लिखता तो क्या आता, जो सबसे पहला वाला एल है ना उसकी इंडेक्स आ जाती 0 1 2। अगर मैं ये दोनों एल को हटा दूँ यहाँ से, तो रन करूँगा मैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 7। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जो एल है उसकी इंडेक्स आ जा रही है। तो जो ये फाइंड मेथड है स्ट्रिंग का, इसमें हम लोग कोई भी यहाँ पे अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं वो उसको सर्च करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे कोई एक रैंडम सी स्ट्रिंग लिख दूँ, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट, जैसे ई तो है इसमें, वाई लिख देता हूँ, वाई तो है नहीं इसमें, मैं ऐसे रन करूँगा तो क्या आ गया, -1।
अगर कुछ भी वहाँ पर है ही नहीं तो क्या होगा, -1 रिटर्न करता है हमेशा। ये आप सबको याद रखना है कि अगर आपने फाइंड मेथड का यूज़ किया और उसके अंदर वो वैल्यू नहीं आती है तो वो क्या रिटर्न करेगा, -1। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे इसने लिखा एस डॉट फाइंड पाइथन। इसने पाइथन को लिखा फाइंड करने की। ये हम लोग कहाँ पे फाइंड करने हैं, हेलो पाइथन, जो हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी ना इससे पहले, तो वो हेलो और यहाँ पे एक स्पेस था और यहाँ पे क्या था, पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 7 रिटर्न किया। 7 क्यों रिटर्न किया, यहाँ पे मैं अगर इसको अलग से कलर चेंज करूँ, 1 2 3 4 5, ये स्पेस को 6, और ये जो पाइथन का पी है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसने क्या रिटर्न किया है, 7 रिटर्न किया है। तो इसी तरीके से एस डॉट फाइंड मेथड का यूज़ करते हैं और वो हमें एक इंडेक्स वैल्यू देता है, जो या तो जहाँ पर वो चीज़ होगी उसका इंडेक्स देगा, अगर नहीं होगी, अगर वो चीज़ मिसिंग है तो हमें क्या देगा, -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। और अगर हम लोग मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, ये तो हो गया कि मुझे फाइंड करने पे इंडेक्स मिल रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैंने ऐसे लिखा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इस तरीके से मैं ये पूरा हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वर्ल्ड इन एस। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग हमने पास करी है ये हमारे एस वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसलिए ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ पे वर्ल्ड्स लिखता और मैं ऐसे करता तो भी क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है पर वर्ल्ड्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे ये पूरा हटा के सिर्फ डब्ल्यू लिखता तो भी ट्रू आता। ठीक है, तो या तो आप लोग ये फाइंड फंक्शन का यूज़ करो या आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगी और फाइंड फंक्शन से हमें इंडेक्स उसका रिटर्न होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक स्ट्रिप फंक्शन होता है। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करके इधर इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसे ले आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फाइंड फंक्शन हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इस तरीके से कुछ और फंक्शन है, जैसे कि एक स्ट्रिप फंक्शन है। स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है, कि मैं लिखूँ यहाँ पर कि मैंने लिखा s इज़ इक्वल टू, मैंने कुछ स्पेस दिया और मैं यहाँ पर लिख दिया QWERTY, लिखा मैंने QWERTY लिखा और फिर मैंने कुछ स्पेस वगैरह दे दिया। ठीक है, अब ये जो स्पेस है ये तो अननेसेसरी है, मैं चाहता हूँ ये हो ही ना, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और मैं लिखूँगा कि QWERTY में से स्पेस हटा दो, तो मैं क्या लिखूँगा, एस डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप मेथड से क्या होता है, वो स्पेस को हटा देता है वहाँ से, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, दोनों तरफ से स्ट्रिप मेथड से वो स्पेस हटाया जाता है। जैसे मैंने ऐसे किया तो वो सिर्फ QWERTY आ गया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा है A, B, C डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के बाद उसने एक स्ट्रिंग पास करी है जिसके कॉमा लगा रखा है। अब देखो इसको हम लोग ज़रा सा इधर यूज़ करते हैं। देखो मैं ये पूरी चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ कि एक मैंने स्ट्रिंग लिखा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ पहले, प्रिंट, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी। स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख रखा है कि अनुनय कॉमा राघव कॉमा राहुल कॉमा आयुष कॉमा अविनाश। ठीक है, इस तरीके से क्या है, एक बड़ी सी स्ट्रिंग है जिसमें सबके अलग अलग नाम है और सबके नाम के बीच में क्या है, एक कॉमा है, एक स्पेस है, एक कॉमा और एक स्पेस है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये सबके नाम की अलग अलग एक लिस्ट बन जाए। लिस्ट क्या होता है, बेसिकली एक, ऐसा समझ लो कि एक टाइप ऑफ डेटा टाइप है जिसमें हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ सबका नाम अलग अलग ऐसे स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर लिखूँगा डॉट, लिखूँगा स्प्लिट, इन सबको स्प्लिट मतलब तोड़ दो। तोड़ना कैसे है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा पैरेंथेसिस और यहाँ पे मैं बताऊंगा जहाँ पर भी आपको कॉमा और एक स्पेस दिखे वहीं से आप तोड़ देना। तो वो क्या करेगा, वो अनुनय तक आएगा, कॉमा स्पेस दिखा, अनुनय को यहीं पर तोड़ देगा, फिर राघव, फिर कॉमा और स्पेस, फिर राघव को यहाँ से अलग कर दिया, फिर कॉमा स्पेस, फिर राहुल को अलग कर दिया, फिर ऐसे ही आयुष अविनाश सबको। समझ रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूं तो मुझे एक लिस्ट मिल गई जिसमें अनुनय, राघव, राहुल, आयुष, अविनाश, ये सारे नेम्स जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट बन गए हैं। देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर इसको ये स्पेस हटा देता, मान लो स्पेस नेम में कॉमा हटा दे रहा हूँ, मैंने बस स्पेस दे रखा है, तो क्या होगा, वो अनुनय के साथ कॉमा को भी ले लेगा और स्पेस जहाँ मिलेगा वहाँ से ब्रेक करेगा। देखो अगर मैं इसे रन करूँ, देख रहे हो सब में एक एक कॉमा आ गया है, जहाँ पे स्पेस मिला उसने वहाँ पर उसको ब्रेक कर दिया। अविनाश में क्यों नहीं आया, क्योंकि अविनाश के बाद था ही नहीं, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता तो अविनाश में भी आ जाता। ठीक है,
सो दिस वॉज स्ट्रिप फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन, उसी तरीके से एक जॉइन फंक्शन भी होता है। देखो ये काफ़ी सिंपल है जॉइन फंक्शन। मतलब मैंने ऐसे लिखा कि भैया एक काम करो, कॉमा और स्पेस दे देना, ये जो मैंने स्ट्रिंग पास करी है इसको आप लोग जॉइन कर दो। देखो मैंने ऐसे लिखा, मैंने इसके अंदर दो स्ट्रिंग्स पास करी, मैंने लिखा हाय, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग पास करी जिसमें मैंने लिखा कॉमा और स्पेस, और फिर मैंने एक लिस्ट दिया जिसके अंदर मैंने सबसे पहला एलिमेंट क्या दिया हाय, और मैंने दूसरा एलिमेंट क्या दिया वर्ल्ड, ठीक है। दो एलिमेंट हो गए, मैं चाह रहा हूँ दो एलिमेंट के बीच में ये चीज़ डाल के उन दोनों एलिमेंट को जॉइन कर दो, इसलिए हम लोग जॉइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब मैं लिखूँ प्रिंट, और ये सारी चीज़ को मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ इस तरीके से। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो हाई वर्ल्ड के बीच में एक कॉमा और एक स्पेस आ गया। अगर मैं कॉमा और स्पेस हटा के मैं यहाँ पर लिख देता, ये मैंने ऐसे एक बड़ी स्ट्रिंग लिख दी। अब मैं अगर रन करूँगा तो हाई और वर्ल्ड के बीच में ये स्ट्रिंग आ गई। तो बेसिकली जॉइन फंक्शन क्या करता है, हमने जो दो स्ट्रिंग्स पास करी हैं उन दोनों को वो इस वाली स्ट्रिंग से जॉइन कर देता है, समझ रहे हो। जैसे हाई लिखा फिर जॉइन कर दिया, अगर मैं इसके बाद एक तीसरा एलिमेंट भी लगाता, ऐसे करके मैंने कुछ लगा दिया क्वालिटी कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और मैं इसे रन करता तो वो उसके बीच में भी इस वाली स्ट्रिंग को जगाता। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट, फिर वो जिससे ज्वाइन करना है, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर जिससे ज्वाइन करना है, फिर तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा जॉइन फंक्शन। इसको मैं हटा के कॉमा स्पेस ही कर देता हूँ, ठीक है, क्लीन लगने के लिए। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने स्ट्रिंग्स डिस्कस करें, हमने स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना डिस्कस किया, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, लेंथ फंक्शन, अपर केस, लोअर केस। उसके बाद हमने रिप्लेस फंक्शन को डिस्कस किया, फाइंड फंक्शन को डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रिप, स्प्लिट, जॉइन, ठीक है। काफ़ी इजी लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि मतलब देखो बस एक बार आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका सिंटेक्स कैसे है। कि जैसे स्प्लिट में आप लोग को ऐसे करके स्ट्रिंग पास करनी है कि कहाँ पे स्प्लिट करना है, जॉइन में पहले ये स्ट्रिंग पास करनी है उसके अंदर लिस्ट में लिखना है, ठीक है। तो बस सिंटेक्स ध्यान रखना है, बाकी तो सब कुछ आसान ही है, ठीक है, लॉजिक आसान है। सो दिस वॉज सर्च एंड स्प्लिट। नेक्स्ट इज एफ स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग्स क्या आता है, जैसे हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, नेम इज़ इक्वल टू, ऐसे लिखूँ नेम इज़ इक्वल टू आयुष, और आयुष के मार्क्स हैं 98, और उसके परसेंटेज आई है 56%, ठीक है। और क्या स्कूल है आयुष का, आयुष का स्कूल है लेट्स से सेंट टेरेसा, ठीक है, ये आयुष का स्कूल है। अब मुझे क्या करना है, ये सारी जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं इन सबको यूज़ करके प्रिंट करना है। तो आप लोग नॉर्मली कैसे प्रिंट करते हैं, मान लो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग को ये प्रिंट करना है कि आयुष फ्रॉम सेंट टेरेसा who got 98 marks scored 56% in class 10th, ठीक है। आप लोग को अगर ये प्रिंट करना है, आप लोग नॉर्मली ऐसे प्रिंट करते हैं, मैं लिखता प्रिंट, प्रिंट के बाद मुझे क्या करना है, नेम, नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सबसे पहले नेम को प्रिंट करो, फिर मैं लगाऊँगा कॉमा, फिर मैं लगाऊँगा एक स्ट्रिंग कि फ्रॉम, उसके बाद फिर मैं लगाऊँगा कॉमा, फिर क्या मैं स्कूल प्रिंट करना है, मैं लिखूँगा स्कूल, फिर मैं लगाऊँगा कॉमा, फिर मैं एक स्ट्रिंग लगाऊँगा जहाँ मुझे लिखना है हु गॉट, मैं यहाँ पे लिखूँगा हु गॉट, फिर मैं लगाऊँगा कॉमा, फिर मुझे 98 प्रिंट करना है, मैं लिखूँगा मार्क्स, मैं कॉमा लगाऊँगा, फिर मुझे क्या लिखना है मार्क्स स्कोर्ड, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्क्स स्कोर्ड, उसके बाद फिर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे लिखूँगा परसेंटेज, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊँगा, उसके बाद मुझे लिखना है इन क्लास 10th, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन क्लास 10th, और फिर मैं इसको रन कर दूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आयुष फ्रॉम सेंट टेरेसा हु गॉट 98 मार्क्स स्कोर्ड 56% इन क्लास 10। तो यार इतनी मेहनत करनी क्यों है, मतलब मैं प्रिंट नेम कॉमा फ्रॉम कॉमा स्कूल कॉमा हु गॉट कॉमा इतना कॉमा ही लगाता रह जाऊँगा यार। तो ये आपको ना करना पड़े इसीलिए हमने एफ स्ट्रिंग डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। एक बार फिर से उसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इतना कुछ काम करने से अच्छा अगर मैं सिंपली एक प्रिंट फंक्शन लगाता और मैं एफ़ लगा के एक एफ स्ट्रिंग बना देता यहाँ पे।
अब मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखता जाऊँगा और वेरिएबल्स को करली ब्रेसेस में डालता जाऊँगा। सबसे पहले नेम आ रहा है तो मैंने नेम को करली ब्रेसेस में डाल दिया, फिर मैंने लिखा फ्रॉम, फिर मैंने स्कूल को करली ब्रेसेस में डाल दिया, फिर मैंने लिखा हु गॉट मार्क्स, मार्क्स स्कोर्ड, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज इन क्लास 10th, और फिर मैं इसको रन कर दूंगा तो यहाँ पर वो सेम ही चीज़ पूरी प्रिंट होके आ जाएगी। इतना कॉमा लगाने से ज़्यादा आसान ये चीज़ नहीं लग रही है आपको? देखो, तुम बोलोगे दोनों की लेंथ तो बराबर ही दिख रही है भैया, लेंथ बराबर दिख रही है, लेकिन जब आगे जाके कोड वोड करोगे ना तो इतना जो कॉमा इसमें लगाना पड़ रहा है, उसके बाद जब ये वाली चीज़ दिखेगी ना तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी। ठीक है, इसलिए एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है। एफ स्ट्रिंग का मतलब है कि हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स को लेके, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया एफ स्ट्रिंग। इसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ स्ट्रिंग ट्रेवर्सल। देखो, स्ट्रिंग ट्रेवर्सल, जैसे ये तो हो गया लूप्स का पार्ट, इसको हम लोग थोड़ा सा अभी बेसिक में जानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में लूप्स में पढ़ेंगे। मैं लिखूँ स्ट्रिंग ट्रेवर्सल। एक होता है फॉर लूप, ठीक है, मैं लिखूँ यहाँ पे फॉर आई इन एस, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, एक फॉर लूप बना दूँ, ठीक है, फॉर आई इन एस, और फिर मैं ऐसे लिख दूँ प्रिंट, प्रिंट आई, और मैं यहाँ पे एक एस को डिफाइन कर देता हूँ, एस इज़ इक्वल टू क्वालिटी, और मैं ये सारा कुछ कमेंट कर दूंगा और मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या क्वालिटी पूरा प्रिंट होके आ जाएगा। देखो, अभी के लिए हम लोग इसका बस सिंटेक्स समझ लेते हैं, इसको और भी ज़्यादा डिटेल में लूप्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोग को फॉर लूप वाइल लूप का ज़्यादा आइडिया है नहीं। ठीक है, देखो, मैंने एक एस नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्वालिटी वैल्यू को डिफाइन करा, फिर मैंने एक फॉर लूप बनाया, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन एस। आई क्या है? आई एक वेरिएबल है मान लो, ठीक है। फॉर आई, जैसे एस के अंदर क्यू है, डब्ल्यू है, ई है, आर है, टी है, वाई है, तो मैं सबसे पहले क्यू पे जाऊँगा, मैंने आई इज़ इक्वल टू क्यू मान लिया, फॉर आई इन एस। सो एस के अंदर जो जो चीज़ें हैं उन पे मैं बारी बारी जाता जाऊँगा। सबसे पहले क्यू पे गया, उसको मैंने प्रिंट किया, फिर डब्ल्यू पे गया, उसको मैंने प्रिंट किया, फिर ई पे गया, उसको मैंने प्रिंट किया। इस तरीके से क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, इस तरीके से ये सब कुछ प्रिंट होके आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ट्रेवर्सल। हम पूरे स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रहे हैं। देखो, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, हमने एक एक कैरेक्टर अलग अलग प्रिंट कर दिया। अगर मैं ऐसे लिखता कि द कैरेक्टर, मतलब मान लो मुझे ऐसे लिखना होता कि हर एक कैरेक्टर की मुझे वैल्यू पे प्रिंट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया कि a इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि पहला जो कैरेक्टर होगा उसकी इंडेक्स क्या होगी? 0। मैं लिखूँगा द कैरेक्टर एट इंडेक्स, और फिर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में लिखूँगा a इज़, और फिर यहाँ पे लिखूँगा i, और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना दूँगा और इधर भी मैं एक f लगा के स्ट्रिंग बना दूँगा। तो इसमें क्या लिखा? द कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 इज़ q। अब उसके बाद जब वो अगली बार w पे जाएगा तो भी a 0 है, तो वो कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 इस w पे प्रिंट हो जाएगा, तो वो तो गलत हो गया। अगर मैं इसे रन करूँगा तो आ जाएगा कैरेक्टर इंडेक्स 0 इस क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी। इसने सबके लिए 0 कर दिया क्योंकि हमने a को 0 डिफाइन ही कर दिया है। तो हमें क्या करना है, एक बार प्रिंट करो और फिर a को हमें +1 कर देना है। अगर मैं ऐसे लिखूँ a इज़ इक्वल टू a + 1, ऐसे लिखूँ तो क्या होगा? पहले उसने a को 0 किया, फिर उसने प्रिंट किया द कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 इज़ q, फिर उसने a में 1 ऐड कर दिया, फिर वो दोबारा गया और फिर उसने w को लिया और फिर उसने लिखा द कैरेक्टर एट a, क्या है यहाँ पे? 1 है। अगर मैं ये a को बाहर निकाल दूँ क्योंकि वरना वो बार बार 0 पे ही असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा द कैरेक्टर इंडेक्स 1 इज़ w, फिर आ जाएगा द कैरेक्टर इंडेक्स 2 इज़ e। अगर मैं इसे भी रन करूँ तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतना भी आपको डिटेल में इसको समझना नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग ट्रैवर्सल बेसिक यही है कि हम लोग पूरे स्ट्रिंग में एक लूप को रन कर सकते हैं, पूरे स्ट्रिंग में ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वॉवल काउंट करने वाला प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोग जो है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉल्स हैं उसे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसने सम फंक्शन का यूज़ किया है, 1 फॉर ch इन टेक्स्ट डॉट लोअर इफ़ ch इन a e i o।
अभी हमने इफ़ एल्स का भी लूप का पढ़ा नहीं है, तो हम लोग इसे अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग, जहाँ पे हमने आज काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्ट्रिंग के मेथड्स और स्ट्रिंग के जितने भी तरीके के फंक्शंस मेथड्स जो होते हैं सब कुछ आज हमने डिस्कस कर लिया है। थोड़ा बहुत हमने लूप्स का भी आइडिया ले लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा आज हमने इस लेक्चर को काफ़ी डिटेल रखा एंड शायद काफ़ी लंबा भी रिकॉर्ड हो गया होगा। अभी भी हमारे पास एक टॉपिक रह रहा है जो कि है मॉड्यूल्स, पैकेजेस एंड पिप इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक था जिसे अभी हमें कवर करना है। तो इसे बिना कवर करे छोड़ेंगे थोड़ी सी, इसे भी कवर करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स, पैकेजेस एंड पिप इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक वर्ड फाइल बना रखी है। तो ये है वो वर्ड फाइल जो कि हमारे मॉड्यूल्स, पैकेजेस एंड पिप इंस्टॉलेशन के रिलेटेड इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको हम लोग को एक बार ऊपर से देख लेना है कि मॉड्यूल क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग को हर एक चीज़ का बेसिक आइडिया होना चाहिए पाइथन में, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हमारा ये जो सीरीज़ है पाइथन मास्टर सीरीज, इसमें हम लोग सब कुछ काफ़ी डिटेल्ड में डिस्कस कर रहे हैं। सो ये चीज़ भी डिस्कस करना उसमें ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ मॉड्यूल। देखो, a module is just a Python file .py that contains code, functions, variables, classes which you can reuse in another program। ऐसे सोचो कि किसी ने एक पाइथन की बहुत बड़ा सा कोड बनाया किसी ने, ठीक है। उसको ऐसे किसी ने एक फ़ाइल बनाई और उसने उसमें लिख दिया कि उस फाइल का नाम लिख दिया index.py। ऐसे उसने एक फ़ाइल बना के index.py नाम लिख दिया। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस index.py के अंदर उसने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, जैसे हम लोग एक लेंथ फंक्शन का यूज़ करके उसका लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे ना, वैसे ही अगर मान लो ये लेंथ फंक्शन होता ही नहीं, तो किसी ने लेंथ फंक्शन बनाया नहीं होता तो तुम्हें खुद से बनाना पड़ता ना। बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, अगर बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते तो सारी चीज़ें यूज़र डिफाइंड करनी होती। इसीलिए अगर मान लो कोई एक महापुरुष आया, उसने index.py नाम की फ़ाइल बनाई और उसने उसमें लेंथ फंक्शन को डिफ़ाइन करा कि जब भी कोई लेंथ लिखेगा उसके अंदर वेरिएबल पास करेगा तो वो उसकी लेंथ को रिटर्न करेगा, और फिर उसने उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया, फिर उसको सब लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो यही होते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में क्या होता है, लोग एक पाइथन की फ़ाइल बनाते हैं अपनी, जिसमें वो लोग कुछ भी कोड, कोई भी फंक्शन लिखते हैं, कोई वेरिएबल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जिसको लोग बाद में एनदर प्रोग्राम में रीयूज़ कर लेते हैं। कैसे रीयूज़ करते हैं, ऐसे एक मॉड्यूल किसी ने बनाई थी मैथ यूटिल्स, ठीक है। तो वो लोग सिंपली ऐसे मैथ यूटिल्स जो मॉड्यूल्स होती है उसको ऐसे इंपोर्ट मैथ यूटिल्स करके लिख देते हैं, और फिर सिंपली उस मैथ यूटिल्स मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी ने मैथ यूटिल्स मॉड्यूल बनाई, उसके अंदर उसने एक ऐड फंक्शन लिखा है, एक मल्टीप्लाई फंक्शन लिखा है कि जब भी कोई ऐड करके लिखेगा और उसके अंदर वो ऐसे दो नंबर्स पास करेगा कि 5 और 3, तो क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। इस तरीके से कोई अगर मल्टीप्लाई फंक्शन को लिखेगा कि मैथ यूटिल्स डॉट मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर क्या करना है, दोनों नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी तरीके से अलग अलग मॉड्यूल्स होती हैं। लोग ऐसे एक पाइथन की पूरी एक कम्युनिटी होती है जिसमें लोग ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स को बनाते हैं, लोग उसे यूज़ कर सकते हैं बार बार, ताकि उसे बार बार एक आदमी ने बनाया, लोगों ने उसे इम्पोर्ट किया और सिंपली यूज़ कर लिया। अब इस तरीके से कुछ होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। मतलब देखो, जैसे बिल्ट इन हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं कुछ, बिल्ट इन मेथड्स होते हैं कुछ, इसी तरीके से होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स में क्या होता है, पाइथन आपको बहुत ही ढेर सारी मॉड्यूल्स होती हैं वो जो प्री बिल्ट देता है। मतलब आप लोग को जैसे एक हो गया इम्पोर्ट मैथ, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसको आप लोग आगे जाके भी यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी मैथ के फंक्शन होते हैं वो सारे होते हैं। इसको हम लोग अगर एक बार कोड में देखें, मैं यहाँ पर लिखूँ इम्पोर्ट मैथ, अब मैं सिंपली मैथ के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर, मुझे किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा कि इम्पोर्ट मैथ, और उसके बाद फिर मैं लिख दूँगा प्रिंट मैथ स्क्वायर रूट। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं लिखूँगा प्रिंट, मैं यहाँ पर लिख दूँगा मैथ डॉट SQRT, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं SQRT। उसके अंदर मैं सिंपली ब्रैकेट्स लगा के कोई एक वैल्यू पास करूँगा। मैंने 25 लिखा तो वहाँ पे 5 आ गया। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 64 लिखूँ तो वहाँ पर वो 8 रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जिनके अलग अलग यूजेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने मैथ मॉड्यूल का इस तरीके से यूज़ कर लिया। इस तरह अलग अलग मॉड्यूल, जैसे एक होता है रैंडम मॉड्यूल,
अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग इन सारे मॉड्यूल्स को यूज़ करने वाले हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे मैथ, रैंडम, ये सबको हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। कुछ कॉमन मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि एक हो गया मैथ जिसमें मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, रैंडम मॉड्यूल जिसमें रैंडम नंबर्स होते हैं। अगर आप लोग को जैसे एक डाइस बनाना है, गेम में डाइस वगैरह होती है ना, तो डाइस में क्या होता है, 1 डाइस रिग्ड तो हो नहीं सकता, तो 1 से लेकर 6 तक आपको कोई भी एक रैंडम वैल्यू देनी होती है। तो हम लोग रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं जहाँ पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक रैंडम वैल्यू को दे देता है हमें, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग के और भी ढेर सारे मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है डेट टाइम मॉड्यूल, एक होता है ओएस मॉड्यूल। रैंडम से हम लोग रैंडम नंबर्स देते हैं, डेट टाइम से हम लोग डेट एंड टाइम पे वर्क करते हैं, ओएस मॉड्यूल से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टास्क करते हैं। तो जो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं इनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं, ठीक है। ये सब लोग आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। इंपोर्ट फंक्शन क्या करता है कि इंपोर्ट पाइथन को बताता है कि ये इस वाले कोड को लो इस मॉड्यूल से और मेरे लिए इसको लेते आओ ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूं। ब्रिंग द कोड फ्रॉम दिस मॉड्यूल सो आई कैन यूज़ इट। आप लोगों ने सिंपली इंपोर्ट लिखा और उसे यूज़ कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम है, अगर मैं से यहाँ पे कोड में आऊँ और मैं लिखूँ इंपोर्ट रैंडम और मैं सिंपली इस फंक्शन को पेस्ट कर दूँ कि रैंडम डॉट रैंडेंट, इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक रेंज दे रखी है। अब मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है, 6 3 7 3 7 8 4, कुछ भी, मतलब 1 से लेकर 10 तक वो रैंडम इंटीजर वैल्यूज़ देता रहेगा। इसी से हम लोग डाइस भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जितनी बार भी रिफ्रेश करूँगा वो अलग अलग वैल्यूज़ देगा। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पर यहाँ पे 6 लिख दूँ तो क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक वो रैंडम वैल्यूज़ देता रहेगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक पर्सनल डाइस हो गया। हमने यहाँ पे एक डाइस बना दिया सिंपली। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके होते हैं इंपोर्ट करने के। जैसे मैं यहाँ लिखूँ इंपोर्ट मैथ, जिसको तो हमने अभी यूज़ किया। अगर मुझे पूरी मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ मैथ के अंदर से एक मेथड को इंपोर्ट करना है, स्क्वायर रूट फंक्शन को, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट और सिंपली उसे यूज़ कर लूँगा। मैं पूरा क्यों इंपोर्ट करूँ। इसी तरीके से एक होता है अलायस। अलायस क्या होता है, जैसे हम लोग उसे एक शॉर्ट नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने ये पूरी चीज़ लिखी थी कि इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अगर मुझे बार बार स्क्वायर रूट निकालना होता तो मैं क्या लिखता, बार बार मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ऐसे लिखता। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की बात है। तो मैं क्या लिखूँगा, इंपोर्ट मैथ एस एम। मैंने मैथ को ऐसे एक नाम दे दिया एम। अब मुझे बार बार मैथ नहीं, मैं एम डॉट स्क्वायर रूट लिखूँगा और वो काम करेगा। तो यहाँ पे आप लोग इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने जैसे एम एल एस दिया, आप लोग वहाँ पे कुछ भी हटा सकते हो। मैं एम की जगह यहाँ पर कुछ और लिख दूँ। मैं यहाँ पर एम की जगह लिख दूँ कि इंपोर्ट मैथ एस मजनू भाई, इंपोर्ट मैथ एस मजनू भाई। अब क्या करूँगा, यहाँ एम डॉट स्क्वायर रूट की जगह यहाँ पे मैं मजनू भाई डॉट स्क्वायर रूट लिखूँगा। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अगर मैं मजनू भाई की जगह यहाँ पर कुछ और लिखता तो ये क्या होगा, रन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको वो एग्जैक्ट नेम लिखना होता है। जैसे मैं मजनू भाई लिख के इंपोर्ट किया तो मुझे मजनू भाई ही यूज़ करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अलायस। तो ये डिफरेंट वेज थे इसे किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के। नाउ व्हाट इज़ पिप। पिप क्या है, पिप इज़ अ पाइथन्स पैकेज मैनेजर। इट इज़ यूज टू इंस्टॉल, अपडेट एंड रिमूव पैकेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अगर आप लोग प्ले स्टोर पे जाते हो, प्ले स्टोर से आपने कोई ऐप डाउनलोड करी, वो ऐप क्या है, बनी बनाई है, आपने उसे डाउनलोड किया, गेम खेला, आपका काम हो गया। इसी तरीके से पाइथन का जो पैकेज मैनेजर, उसमें बहुत ही ढेर सारी मॉड्यूल्स, बहुत ही सारे पैकेजेस होते हैं। पैकेज क्या होता है कि ढेर सारी मॉड्यूल्स को एक में करके रख देते हैं, तो वो पैकेज होता है। और ऐसे ही पैकेजेस को अगर आप लोग को डायरेक्ट इंपोर्ट करना है, डायरेक्ट अपने कोड बेस में इंस्टॉल करना है, तो हम लोग पिप का यूज़ करते हैं। Now what is a package? Package is a collection of one or more related modules। ढेर सारी रिलेटेड मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन बनाया, वो एक पैकेज होता है जिसको हम लोग एक साथ पिप में यूज़ करके उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। Now पिप जो होता है उसे आप लोग अपने टर्मिनल में यूज़ करते हो। आप पिप के जो अलग अलग वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिप इंस्टॉल लिखते हो आप लोग कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल में जाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ पिप इंस्टॉल और फिर कोई भी पैकेज, कैसे अगर मैं यहाँ पे रैंडम नाम लिख दूँ, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो पैकेज जो है इंस्टॉल होने लगेगा। तो इस तरीके से मैं कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ और उसे अपने कोड बेस में यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे कमांड होते हैं पिप के। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ ओपन एन इंटीग्रेटेड टर्मिनल और मैं यहाँ पे लिखूँ पिप इंस्टॉल numpy और मैं एंटर प्रेस कर दूँ numpy, एंड फिर यहाँ पे ये आ जाएगा कि ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। और यहाँ पे ये आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऐसा बोल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी numpy को इंस्टॉल कर रखा है। आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपके में इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है अपडेट पैकेज, रिमूव पैकेज, अलग अलग कोड होते हैं। मुझे पिप को अगर कोई भी चीज़ लिस्ट करूँगा तो यहाँ पे जितने भी ढेर सारे मेरे मॉड्यूल्स हैं वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। मैंने लिखा पिप लिस्ट, तो जितने भी मॉड्यूल्स थे वो सारे लिस्ट हो गए, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम लोग पिप का यूज़ करते हैं पाइथन में, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, जिससे आप लोग ढेर सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो, उन्हें यूज़ कर सकते हो। एक रियल लाइफ एनालॉजी यहाँ पर लिखी हुई है कि मॉड्यूल को आप एक रेसिपी की तरह समझो, जहाँ पर एक रेसिपी लिखी हुई है कि इस चीज़ को ऐसे बनाना है। फिर पैकेज क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, जहाँ पे ढेर सारी रेसिपी को कंबाइन करके एक कुक बुक बन गई, तो वो एक हो गया पैकेज। अब पिप क्या हुआ, एक बुक स्टोर है जहाँ पर ढेर सारी वैसी बुक्स रखी हैं, आपको जो जाना है जाके ले लो, जो वापस करना है ले जाके वापस कर दो। तो इसी तरह पिप क्या हुआ, ढेर सारे पैकेजेस का एक मैनेजर हुआ, जहाँ पर ढेर सारे पैकेजेस पड़े हैं, आप उन सबको यूज़ कर सकते हो। फाइन। So this was all about module packages, import and pip, and this is going to be the end of our lecture 2, जहाँ पे आज हम लोगों ने काफ़ी ढेर सारी चीज़ें डिस्कस करी। हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के मेथड, स्ट्रिंग को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमने मॉड्यूल्स को डिस्कस किया, पैकेजेस को डिस्कस किया, पिप इंस्टॉलेशन को डिस्कस किया। And then this is going to be the end of our lecture 2, and I'll see you in this lecture 3, जहाँ पे हम लोग conditions and loops के बारे में पढ़ेंगे। And this is going to be a very important lecture, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अलग अलग लूप, if, else, while, for, सारे लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अलग अलग हम लोग प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पैटर्न प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बहुत तेरी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी आपके इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चन वगैरह होंगे ना, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो देखो एक ना एक क्वेश्चन आना ही है, लूप से तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का ही आता है। तो लूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग lecture 2. This is going to be the end of lecture 2, and I'll see you in the next one. Thank you.